में भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के विश्राम के बाद शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के बनिहाल से आज फिर शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा आज 9 बजे शुरू होगी और आज फिर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यात्रा अपने अंतिम चरण के लिए आज कश्मीर घाटी में प्रवेश करेगी। आगामी 30 जनवरी को श्रीनगर में एक रैली के बाद ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी अब तक तय कर ली है। बोर्ड परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। करीब 200 स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट्स इस इवेंट में शामिल होंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस इवेंट में कला उत्सव प्रतियोगिता के लगभग 80 विजेता और देश भर से 102 छात्र और शिक्षक भी हिस्सा लेंगे। ये 200 छात्र और शिक्षक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड देखने पहुंचे थे और अब बीटिंग द रिट्रीट में भी शामिल होंगे। इस साल तकरीबन 38.8 लाख छात्रों ने परीक्षा पर चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि पिछले साल रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों की संख्या करीब 15.73 लाख थी। नॉर्थ ईस्ट के लिए विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज शाम 4 बजे पार्टी मुख्यालय पर होने जा रही है। सीईसी की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। सूत्रों की माने तो इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। इस मीटिंग में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। दिल्ली नगर निगम में करारी हार का सामना करने के बाद बीजेपी आज और कल प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक करने जा रही है। अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। खास बात यह है कि नगर निगम चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं। ऐसे में आगे की रणनीति बनाते हुए कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत दिल्ली के सांसद और अन्य पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि बैठक में संगठन में बड़े बदलाव को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल गुरुवार को सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए। गोरखपुर जाते समय संत कबीर नगर नेशनल हाईवे पर उनकी गाड़ी नीलगाय से टकरा गई। हालांकि सही समय पर एयरबैग्स खुल जाने की वजह से बीजेपी सांसद को चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद वो दूसरी गाड़ी से आगे की तरफ रवाना हुए। बताया जा रहा है कि वो गोरखपुर में एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। देश का बजट आने में कुछ दिनों का समय रह गया है। इससे पहले गुरुवार को वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हलवा बांटकर बजट डॉक्यूमेंट्स को आखिरी रूप दिया। इस दौरान वित्त मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। सभी ने हलवे का स्वाद चखकर कार्य को आगे बढ़ाया। बता दें कि परंपरागत रूप से बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने से पहले ये समारोह आयोजित किया जाता है। 2 साल बाद एक बार फिर वित्त मंत्रालय में बजट तैयार करने से पहले हलवा सेरेमनी मनाई गई। गौरतलब है कि इस बार बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच चल रहे टकराव के बीच एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय दे दिया। एलजी ने आज शाम 4 बजे केजरीवाल को मिलने का वक्त दिया। एलजी ने कहा कि केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट या फिर कोई भी 10 विधायकों के साथ आ सकते हैं। एलजी से मुलाकात का समय मिलने के बाद सीएम केजरीवाल का बयान भी सामने आया। एलजी से मिले रिस्पांस पर उन्होंने कहा, शुक्रिया एलजी साहब, मैं कल पंजाब जा रहा हूं, इसलिए मीटिंग के लिए नहीं आ पाऊंगा। आपसे दूसरा समय देने की गुजारिश कर रहे हैं। कोरोना महामारी से लड़ाई में एक और हथियार मिल गया है। गुरुवार को भारत की पहली नेजल वैक्सीन लॉन्च की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और विज्ञान व तकनीक मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत बायोटेक की मेड इन इंडिया कोविड नेजल वैक्सीन इनकोवैक को लॉन्च किया। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन में किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नाक में ड्रॉप के जरिए दी जाएगी। भारत बायोटेक के मुताबिक सरकार को नेजल वैक्सीन इनकोवैक की एक डोज 325 रुपए में मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों में 800 रुपए में पड़ेगी। मेयर पद की लड़ाई अदालत की चौखट पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत से समय पर और तरीके से मेयर का चुनाव कराने का आदेश देने की मांग की है। आप प्रत्याशी शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बीजेपी पर जानबूझकर चुनाव टालने का आरोप भी लगाया है। इस मामले में अब जल्द सुनवाई हो सकती है। बता दें कि दिल्ली बीजेपी और आप के बीच मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर 1.5 महीने से ज्यादा समय से घमासान जारी है। भारत ने गुरुवार को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस मौके पर कर्तव्य पथ पर परेड निकाली गई। इस परेड में स्वदेशी सैन्य पराक्रम और नारी शक्ति की ताकत नजर आई। आसमान में प्रचंड और राफेल समेत
50 विमानों की उड़ान ने सीमाओं से परे भारतीय वायुसेना की शक्ति प्रदर्शित की। 90 मिनट की परेड में 23 झांकियां दिखी। इनमें राज्यों की और मंत्रालयों विभागों की झांकियां शामिल रहीं। जहां यूपी की झांकी में अयोध्या की झलक दिखी, तो वहीं गृह मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति भारत की झांकी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की झांकी, तो वहीं गृह मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत की झांकी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की झांकी में नारी शक्ति को दर्शाया गया। आखिर में भारतीय सेनाओं के 50 विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार आज बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल आज मुख्यमंत्री भगवंत मान 400 आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मुख्य अतिथि होंगे। बता दें कि इससे पहले आप सरकार ने पहले चरण में बने 100 आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन पिछले साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया था। अब 400 नए क्लिनिक खुलने के बाद पंजाब में कुल आम आदमी क्लिनिक की संख्या 500 हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक महीने में दूसरी बार चुनावी राज्य कर्नाटक का दौरा करेंगे। अमित शाह आज हुबली पहुंचेंगे और 28 जनवरी की सुबह 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह कुंदागोल में बीजेपी के विजय संकल्प अभियान में हिस्सा लेंगे और शहर के शंभुलिंगेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद शाह धारवाड़ ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुंडागोल विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.5 किलोमीटर के रोड शो में हिस्सा लेंगे। कुंडागोल से शाह एक रैली में भाग लेने के लिए हुबली जाएंगे, जो बीजेपी की जन संकल्प यात्रा का हिस्सा है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस गुरुवार रात दिल्ली दौरे पर निकले। आज आनंद बोस उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो राज्यपाल बोस की कार्यशैली से पंजाब बीजेपी के नेता खुश नहीं है। गुरुवार को राज्यपाल ने राजभवन में हेटखोरी रस्म का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। हालांकि बंगाल बीजेपी से कोई नेता कार्यक्रम में नहीं पहुंचा है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 12:30 बजे पटना में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर होने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच चल रही तनातनी से पर्दा उठ सकता है। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में फैमिली ड्रामा जारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले बगावती तेवर दिखाए और जब नीतीश सख्त हुए तो खुद को छोटा भाई बता दिया। इसके बाद नीतीश कुमार भी थोड़े नरम पड़े। हालांकि अभी सुलह समझौता नहीं हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया आज से 2 दिनों के दौरे पर मंडी जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री आज सुबह 10 बजे चंडीगढ़ से मंडी पहुंचेंगे। 11 बजे मंडी में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्रों के साथ शिरकत करेंगे। इसके बाद मांडविया मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रमुख बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शनिवार यानी 28 जनवरी को सुबह द्रंग विधानसभा क्षेत्र में मंडल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बसंत पंचमी उत्सव के साथ ही बद्री केदार मंदिर समिति ने गुरुवार को बाबा बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने की पुष्टि की। मंदिर समिति ने घोषणा करते हुए कहा कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7 बजे खोले जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से कहा गया है कि नरेंद्र नगर के शाही दरबार में मनाई जाने वाली बसंत पंचमी के शुभ मौके पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख काफी अध्ययन करने के बाद तय की गई है। इसे पंचांग गणना भी कहा जाता है। समिति ने कहा कि पूरे रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ पट खोले जाएंगे। बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान ने रिलीज के साथ ही कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। 4 साल बाद शाहरुख का कमबैक काफी धमाकेदार साबित हुआ है। इस मूवी ने पहले दिन 55 करोड़ के कलेक्शन के साथ एक इतिहास रच दिया। अब पठान के दूसरे दिन की कमाई के आंकड़े सामने आए हैं। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म पठान ने दूसरे दिन 10:10 बजे तक 31 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। बता दें कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की इस फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। जम्मू डिवीजन के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पटनी टॉप में बर्फ का आनंद लेने के लिए सैलानी देश के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं। पटनी टॉप की वादियां सैलानियों से गुलजार हो रही है। हर रोज भारी बर्फबारी होने से सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं सैलानी पटनी टॉप में हो रही बर्फबारी का भरपूर मजा ले रहे हैं। हालांकि पर्यटकों को इतनी ज्यादा बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से भी ज्यादा बर्फबारी से सैलानियों में खुशी की लहर दौड़ रही है। वहीं बर्फ की बिछी सफेद चादर पर सैलानी अटखेलियां करते हुए नजर आए। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 10 लाख के इनामी PLFI रीजनल कमांडर को उसके एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार उग्रवादी के पास एक राइफल, 2 बंदूक, 10 कारतूस और कई मोबाइल फोन समेत PFLI के पर्चे बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, पुलिस को सूचना मिली थी कि PLFI के उग्रवादी अनगढ़ा इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं, जिसके बाद टीम गठित कर दोनों उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया।
जम्मू कश्मीर के पुंछ के सूरनकोट से बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई। वही महिला का नाम रुबीना कौसर है और महिला की हत्या का आरोप उसके पति पर लगा है, जो बीडीसी सदस्य है। दरअसल महिला की मौत उसके पति की राइफल से चलाई गई गोली से हुई है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी है कि गोली गलती से चली या जानबूझकर हत्या की गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद थाना कविनगर पुलिस ने गोविंदपुरम क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी का नाम सलमान है, जो दूसरे समुदाय की नाबालिग छात्रा को शादी करने के लिए अगवा किया था। वहीं नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस को 1.5 महीने से आरोपी की तलाश थी। पुलिस ने आखिरकार सलमान को गिरफ्तार किया और नाबालिग छात्रा का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस आरोपी के हर गतिविधियों की जाँच कर रही है। गुजरात में सूरत के उधाना इलाके में कार शोरूम में आग लगने की घटना सामने आई है। वही कार शोरूम में आग लगते ही आसमान में धुएं का गुबार छा गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक शोरूम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल इस हादसे की जाँच जारी है। भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया का अब तक का रिकॉर्ड शानदार रहा। इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथ में है। हालांकि न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सेंटनर करेंगे। केन विलियम्स न्यूजीलैंड के भारत दौरे का हिस्सा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के बाद से भारतीय टीम इस फॉर्मेट में नए कप्तान के नेतृत्व में शानदार फॉर्म में है। T20 विश्व कप के बाद हार्दिक की कप्तानी में भारतीय टीम कोई T20 सीरीज नहीं हारी है और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत के इस क्रम को बरकरार रखना चाहेगी। भारत ने क्लासिफाइड राउंड के अपने पहले मुकाबले में 2018 एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट जापान को 8-0 से रौंद दिया है। क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाने वाली 8 टीमें 9वें से 16वें स्थान के लिए आपस में भिड़ रही हैं। भारत का इस राउंड में पहला मुकाबला जापान से था। राउरकेला में खेले गए मैच में भारत ने जापान को 8-0 से रौंद दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रॉस ओवर मैच में हारने के बाद और क्वार्टर फाइनल की रेस से बाहर होने के बाद भारतीय टीम ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया और जापान को कोई मौका नहीं दिया। इजराइल फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष में इजरायली सेना ने एक कैंप के अंदर घुसकर कार्रवाई की है। वहीं इस कार्रवाई में 10 फिलिस्तीनियों की जान चली गई और 20 लोग घायल हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली आर्मी के जवान जेनिन रिफ्यूजी कैंप के अंदर गए, जहां वे दंगाइयों को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद फिलिस्तीनियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 10 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। वहीं फिलिस्तीनियों का कहना है कि इजरायली सेना निर्दोष लोगों की हत्या कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।